हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बबलपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स एंड पावर्स दैट म्यू पोजेस। तो पोल में सबसे ज्यादा लोगों ने यही कहा था कि इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं ले आया। तो यही सब पॉइंट्स होंगे इस वीडियो में भी। अटैक पावर, यूटिलिटी, यूजिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, डॉजिंग रिएक्शन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, ब्लॉकिंग, डाइजेंस, फीट्स तो ये पूरी वीडियो ही होगी। हीलिंग फैक्टर, स्टैमिना, फेनोमेनन, वीकनेस, इम्यूनिटी और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट मिथिकल पावर। तो चलो इंट्रो लगाते हैं और लेट्स बिगिन। तो आज पहली बार होने वाला है कि मैं मिथिकल पावर्स को सबसे पहले कवर करने वाला हूँ, क्योंकि म्यू का केस बाकी सारे पोकेमॉन से थोड़ा अलग है। तो म्यू और म्यूटू दोनों ही अपने शरीर से अपनी लाइफ फोर्स को शूट कर सकते हैं, या तुम इसे साइकिक ओरा भी कह सकते हो। म्यू अपनी साइकिक पावर्स से इवन बबल्स भी बना सकता है साइकिक एनर्जी के। तो M1 में म्यू और म्यूटू ने कमाल करके दिखाया था। इन्होंने एक डिफेंसिव अटैक बैरियर को अपनी इस साइकिक एनर्जी के साथ मिलाकर इसे एक ऑफेंसिव अटैक में बदल दिया था और इससे एक धमाका तक कर दिया था। तो अपने बैटल फैक्टर्स में मिथिकल पावर घुसेड़ना कोई म्यू और म्यूटू से सीखे। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये अपनी लाइफ फोर्स को शूट कर सकते हैं और इनकी लाइफ फोर्स इतनी मजबूत है कि उसके बीच में अगर कोई कमजोर लाइफ फोर्स वाला जीव आ गया, जैसे कि इंसान, तो उसकी लाइफ फोर्स वहीं पे खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ था M1 में, ऐश पत्थर बन गया था। तो जब म्यूटू तूफान बना रहा था, उस टाइम पे म्यू को महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो म्यू एनर्जीज को महसूस कर सकता है, इसके पास है सुपर सेंसेस। और लास्टली म्यूटू के बनाए हुए तूफान को म्यू ने ही बंद किया था। और लास्ट मिथिकल पावर, म्यू मर नहीं सकता, ये सबसे अच्छी पावर है इसकी। तो म्यू सबसे ज्यादा मजबूत लाइफ फोर्स वाला पोकेमॉन है और इसी वजह से सारे क्लोन्स मर गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ म्यूटू बच गया, क्योंकि म्यूटू की लाइफ फोर्स भी म्यू जितनी मजबूत थी। तो M9 का म्यूटू मरने वाला था, याद है तुम्हें? क्योंकि उसकी लाइफ फोर्स जुड़ी हुई थी ट्री ऑफ बिगिनिंग के साथ, और ट्री ऑफ बिगिनिंग मर रहा था, इसलिए म्यू भी मरने वाला था उस फिल्म में। और अगर म्यू या म्यूटू की लाइफ फोर्स चूस ली जाती है तो भी ये मर सकते हैं, जैसे कि म्यूटू रिटर्न्स में होने वाला था जियोवानी की मशीन से। तो म्यू में इतनी ही मिथिकल पावर्स हैं। तो चलो अब चलते हैं इसकी अटैकिंग पावर पे। तो अटैकिंग पावर की बात करें तो पूरी M1 में म्यू ने सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ही साइकिक अटैक किया है, और इसका साइकिक अटैक दूसरे पोकेमॉन्स के साइकिक अटैक जैसा नहीं है। इसका साइकिक अटैक एक गोला है जो कि 15 यार्ड्स तक का धमाका भी नहीं कर सकता, और इससे म्यूटू को डैमेज भी बिल्कुल नहीं हुआ था। तो म्यू बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो सकता है मिथिकल पावर्स में, लेकिन बैटल फैक्टर्स में उसने उतना ज़्यादा नाम नहीं कमाया। उसने लिटरली कुछ नहीं किया बैटल फैक्टर्स में अब तक। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी या यूजिंग का। तो म्यू उसी तरह से अटैक्स यूज़ करता है जैसे कि नॉर्मली वाइल्ड पोकेमॉन करते हैं, तो वो एक वाइल्ड पोकेमॉन ही तो है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी का। तो मूवीज़ में अब तक एक भी म्यू के पास एबिलिटी नहीं थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ का। तो म्यू फिजिकली पिकाचू को उठा सकता है 6 किलो के, लेकिन अगर हम साइकिक पावर्स के साथ बात करें तो आधे क्लोन्स को म्यू ने उठाया था। तो ऑलमोस्ट 24 क्लोन्स थे यहाँ पे, तो 12 क्लोन्स को म्यू ने उठाया और 12 को म्यूटू ने। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड का। तो म्यू को ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट पोकेमॉन है, लेकिन ये अच्छी खासी स्पीड में उड़ लेता है, एवरेज फ्लाइट स्पीड है इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोजिंग का। तो म्यू टेलीपोर्ट हो सकता है, तो मतलब अपनी तरफ आने वाले हर एक अटैक से बच सकता है वो। ऐसा ही उसने M1 में किया था, म्यूटू के सारे शैडो बॉल से बच गया और उसके बाद उसी पर हंस रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का। तो म्यूटू का जो शैडो बॉल ऑलमोस्ट 50 यार्ड स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकता था, और इवन वहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद तक कर सकता था। ऑलमोस्ट ये छेद 30 यार्ड्स तक का है, और इस शैडो बॉल को म्यू ने खा लिया। लेकिन म्यू के केस में ये शैडो बॉल फटा नहीं, क्योंकि शैडो बॉल फटेगा तभी तो डैमेज होगा। मेरे हिसाब से म्यू ने उससे पहले ही टेलीपोर्ट यूज़ कर लिया होगा। तो म्यू ने पूरी मूवी में एक अटैक खाया और वो भी फटा नहीं। तो ड्यूरेबिलिटी का क्या पॉइंट दूं मैं म्यू को? तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकिंग का। तो म्यू के पास बैरियर अटैक है, जिससे कि वो अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस का। तो म्यू की विचारधारा थी कि क्लोन्स बेकार है, ओरिजिनल कोई जीने का हक है। तो ओरिजिनल मूवी के म्यू की भी क्लोन्स के प्रति कुछ अच्छे दोस्त नहीं थे। तो म्यूज काम के तो होते हैं, उन्हें लगा कि क्लोन्स खतरा होंगे तो उन्हें हटा दो। सही सोचा था ओरिजिनल म्यू ने। तो नेक्स्ट पॉइंट है हीलिंग फैक्टर का। तो पूरी मूवी में एक अटैक खाया है, वो भी फटा नहीं। हीलिंग फैक्टर कैसे बताऊं? तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैमिना का। तो क्लोन वर्सेस ओरिजिनल की फाइट पूरे 7 से 8 घंटे चली थी। तो म्यू और म्यूटू काफ़ी देर तक लड़े, तो इतनी देर तक तो म्यू लड़ सकता है, इतना स्टैमिना तो है उसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है फेनोमेना का। तो म्यू के पास कोई फेनोमेना नहीं है, क्यों नहीं देता कोई उसे मेगा एवोल्यूशन? तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी का। तो म्यू को टाइप मैचअप में किसी से इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन म्यू के पास इनविजिबल होने की पावर है, जिससे कि वो अपोनेंट की एक्यूरेसी से इम्यूनिटी पा सकता है। जब अपोनेंट मार ही नहीं पाएगा अटैक, तो इम्यूनिटी हुई ना इसके पास। तो नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस का। तो म्यू को डार्क टाइप, घोस्ट टाइप, बग टाइप, इन सारे टाइप से तो वीकनेस है ही, लेकिन जब वो इनविजिबल होता है तो कुछ पोकेमॉन हैं जो कि एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं, जैसे ऐश ग्रेनिंजा या फिर लुकारियो। तो इन पोकेमॉन्स के सामने म्यू अगर इनविजिबल हो भी जाए तो भी वो आराम से ढूंढ लेंगे कहाँ पे है म्यू। और मोस्ट ऑफ
मैस्कोट लेजेंडरी पोकेमोन एनर्जीज को महसूस कर लेते हैं, इसलिए म्यू की इनविजिबल होने की पावर ज्यादातर के सामने काम नहीं करेगी। तो ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो गई, सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। तो एक बात मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, इंडियन पोकेमोन यूट्यूबर्स ने म्यू को बहुत ज्यादा लीड दे रखी है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बताते हैं वो लोग। म्यू बैटल फैक्टर्स में बहुत ज्यादा वीक है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पर उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बाय।